नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। टैक्स कैसे बचे और उसे बचाने में कोई गलती ना हो जाए, ये हम सभी की उधेड़-बुन रहती है। आपकी इसी टेंशन को कम करने के लिए हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्स के हर पहलू को समझाते हैं ताकि आप समझें अपना सही टैक्स। देश की चुनिंदा टैक्स एक्सपर्ट्स टैक्स गुरु में टैक्स कैलकुलेशन से लेकर टैक्स के कठिन नियमों को आसान बनाते हैं आपके लिए। और इसमें आज मेरा साथ देने के लिए मुंबई स्टूडियो से जुड़ रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट बलवंत जैन। बलवंत जी नमस्ते, स्वागत है आपका। बहुत सारे सवाल है हमारे पास आपके लिए, लेकिन आपसे बातचीत शुरू करें उससे पहले बताते हैं आज किन टॉपिक्स पर हमारी नजर रहने वाली है। आज हम समझने वाले हैं कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाए तो क्या होगी टैक्स की देनदारी। समझेंगे हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कैसे शेयर कर सकते हैं टैक्स का बोझ, और स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा किसे मिलेगा और किस इनकम पर, इसका जवाब भी हम लेकर आएंगे। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो बजट में इस बार टैक्सेशन में कुछ बदलाव हुए हैं और इससे जुड़े सवाल भी हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि 5 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स नहीं देना है, लेकिन रिटर्न तो आपको भरना ही है। पर दुविधा में वो हैं जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 5 लाख से जरा सी ऊपर चली जाए, और जरा सी से मेरा मतलब है कि बस कुछ चंद 100 रुपए या 1,000 तक बढ़ जाए, तब क्या करें, वो कैसे कैलकुलेट करें अपना टैक्स। बलवंत जी, ये सवाल जो है कई लोग भी हमसे पूछ रहे हैं कि एकदम 5 लाख जो है बस वो टच एंड गो वाली स्थिति हो गई, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए, तो अब टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाए इस पर। देखिए प्रियंका, ऐसा है कि ये सांप सीढ़ी के गेम जैसा हो गया जो बचपन में अपन खेला करते थे। जैसे ही अगर आपका ये 5 लाख वाली सांप की लाइन है, अगर जैसे 5 लाख के ऊपर चला गया आपका इनकम, तो सीधा जो आपको 12,500 प्लस जो 4% सेस का फ़ायदा होता था वो नहीं मिलेगा, और सीधा आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 2.5 लाख से शुरू होगी। वैसे जो प्रेजेंटली 50 लाख से जिनकी ऊपर इनकम है उन पर सरचार्ज लगता है, तो और वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू लगता है। और हर फाइनेंस एक्ट में प्रोविज़न होता है कि अगर किसी की इनकम 50 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है और अगर उसकी टैक्स लायबिलिटी उस इनकम से ज़्यादा होती है, तो वो जो टैक्स लायबिलिटी है वो उस इनकम जितनी 50 लाख के ऊपर है उससे ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी। उसको मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं। ऐसा का ऐसा प्रोविज़न सेक्शन 87A में अभी तक तो नहीं है, परंतु चूंकि अभी ये जो रिबेट का अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, 13,000 के आसपास होता है, तो मुझे लगता है इन ड्यू कोर्स फाइनेंस मिनिस्टर ये जो मार्जिनल केसेज हैं उनके लिए ये मार्जिनल रिलीफ का प्रोविज़न 87A में लाएंगे, और मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि उनको लाना चाहिए। एक बात और मैं प्रियंका कहना चाहूँगा कि ये जो 87A का रिबेट है वो हर एक इनकम के सामने आप क्लेम नहीं कर सकते। मतलब जैसे जो आपकी जो नॉर्मल इनकम है या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड है, या जो लॉन्ग टर्म कैपिटल अदर देन दोज है, ये जो मैंने बताया इक्विटी शेयर्स वगैरह, उसके सामने कर सकते हैं। परंतु पिछले साल जो प्रोविज़न आया सेक्शन 112A, जिसके तहत आपके जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एक लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इक्विटी यूनिट्स स्कीम के, उस पे 1 लाख तक छूट है और ऊपर 10% का टैक्स लगता है। तो ये जो 12,500 की जो आपको वर्चुअल रिबेट है, टैक्स क्रेडिट है, वो ये एक सिंगल आइटम है, उसके सामने आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपने कहा मार्जिनल रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए, अभी तक तो नहीं है। तो ऐसे में जिनकी भी टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस करेगी, अभी तो हम यही माने ना कि उन्हें पूरा टैक्स देना होगा, वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बलवंत जी? देखिए ऐसा है प्रियंका, अगर किसी की इनकम 5 लाख के ऊपर गई तो उनको ये भूल ही जाना है कि इनकम टैक्स में रिबेट का कोई प्रोविज़न है उनके लिए। तो उनको जैसे 2 लाख से 5 लाख पे 5% है, 5 लाख से 10 पे 20% है और ऊपर 30% है, और उसके ऊपर 4% का एजुकेशन सेस है। तो मतलब आपकी 5 लाख के ऊपर इनकम गई तो आपकी सीधी 13,000 की टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई। चलिए, तो वही मैंने कहा ना कि लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते ही आपको जो है टैक्स कैलकुलेट करना होगा। बलवंत जी कह रहे हैं मार्जिनल रिलीफ मिल जाए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं
कुछ इस पर हमें पॉजिटिव न्यूज सुनाई दे। लेकिन अब कुछ सवाल लेते हैं, और ये वो सवाल हैं जो मेरे पास मेरे ट्विटर हैंडल पर पहुंचे थे, और मुझे लगा इनका जवाब देना जरूरी है, क्योंकि इनके जैसे और भी कई लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल होंगे। तो राजेंद्र कुमार जी का पहला सवाल लेते हैं, और राजेंद्र कुमार पूछ रहे हैं बलवंत जी कि 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर टैक्स छूट मिलेगी, या फिर अगर इनकम 5 लाख से ज्यादा होने पर भी 12,500 छूट पा सकते हैं? देखिए प्रियंका, जैसे अभी बताया, अपन ने डिस्कस कर दिया कि अगर आपकी 5 लाख के ऊपर अगर टैक्सेबल इनकम हो गई है तो आपको ये 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। मतलब अगर 5,100,000 भी इनकम हो गई तो फिर आपको वापस 2.5 लाख से गिनती करना है। अगर 5 लाख तक आपकी इनकम है और 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो जितने भी आपकी टैक्स देनदारी आती है वो आप 87A में रिबेट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से जुड़ा एक और सवाल है, और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी ऐड किया है। सतीश चंद्र मौर्य जी ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर ये 5 लाख की टैक्सेबल इनकम कैसे निर्धारित होगी। जानना चाहते हैं कि क्या HRA या ATGG यानी कि वो रेंट पर जो डिडक्शन मिलता है इसका हिस्सा निकालने के बाद टैक्सेबल आय को कैलकुलेट किया जाएगा, और इसमें ATC और ATCCD 1B यानी NPS के जो एडिशनल 50,000 की एग्जेम्पशन मिलती है उसे शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो 5 लाख कैसे पहुंचा जाए बलवंत जी, इस पर है मौर्य जी का सवाल। देखो प्रियंका जी, मौर्य जी के लिए एक सीधा सा जवाब है कि आपका 5 लाख इनकम वो गिना जाएगा जिसके ऊपर आपकी टैक्स देनदारी की कैलकुलेशन होती है। मतलब आपकी जो भी इनकम है, जैसे सैलरी है तो सैलरी में आपका LTA है, HRA है, वो आप रिड्यूस कर सकते हैं। रेंट है तो उसमें 30% डिडक्शन ले सकते हैं। वो इनकम कंप्यूट होने के बाद में जो कुछ पुराने सालों के आपके अगर कोई लॉस वगैरह आ रहे हैं, कैपिटल गेन लॉस हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में हो सकता है, बिजनेस इनकम में हो सकता है, वो आप लॉस सेट ऑफ करिए। इसके बाद में जो चैप्टर 6A के जो डिडक्शन है, जैसे जो उसमें मोस्ट पॉपुलर ATC है, जैसे NSC है, आपका LIP है, PPF, EPF वगैरह है, NPS का ATCCD का डिडक्शन है, मेडिक्लेम का ATD का है, ATTTA का सेविंग बैंक इंटरेस्ट का है, ATTTB का सीनियर सिटीजन के इंटरेस्ट वगैरह का है। ये सब डिडक्शन वगैरह क्लेम करने के बाद में जितनी इनकम आती है, जहाँ पर जाके आप टैक्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, वो थ्रेशोल्ड है 5 लाख की। मतलब ज़रूरी नहीं कि आपकी जैसे हो सकता है 10 लाख तक की इनकम हो, परंतु आपके एलिजिबल डिडक्शन हैं बहुत सारे हैं। तो आपकी अगर इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से नीचे आ जाती है तो आप ये सेक्शन 87A का 12,500 का रिबेट क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे डिडक्शंस का फायदा उठा करके फिर आप देखिए कि आपकी इनकम कितनी बैठती है। विनय कुमार, इन्होंने भी ट्विटर पर मुझे सवाल भेजा था, और विनय जी चाहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन पर थोड़ी सी क्लैरिटी। ये पूछ रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की नई सीमा जो आई है ये सभी पर मान्य ही है, या फिर जिनकी सालाना आय 7.5 लाख से कम है उन्हें ही मिलेगा। मुझे नहीं पता कि विनय जी के मन में ये कंफ्यूजन क्यों है, तो दूर कर दीजिए इसको। मुझे समझ में नहीं आ रहा विनय जी, ये 7.5 लाख का फिगर कहाँ से लाए। मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए सैलरी की कोई क्वालिफाइंग अमाउंट नहीं है। मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये तक है तो आपका पूरी सैलरी के बराबर का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, और उसके ऊपर जितनी भी सैलरी, अगर सपोज आपकी 1 करोड़ सैलरी है तो भी आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। मतलब 50,000 के ऊपर जिसकी भी सैलरी है उसको 50,000 तक का डिडक्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, और 50,000 से कम किसी की अगर सैलरी है तो पूरी की पूरी सैलरी आप स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो विनय जी भूल जाइए, आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये 7.5 लाख की कोई कैपिंग या कुछ भी नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा सभी को मिलेगा, और बढ़ावा 40 से उसे 50,000 रुपए बढ़ा दिया गया है इस बार के बजट में। आगरा से NK जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते जैन साहब, कैसे मदद करें आपकी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते नमस्ते, ये सभी को नमस्ते कहिएगा मेरा। जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मैं मैडम जी, मैं एक रिटायरी हूँ स्टेट बैंक से, है ना। अभी तक सर मैं अभी 2 साल पहले रिटायर हुआ हूँ, पर मैं हर साल 50-60 हजार रुपये इनकम टैक्स देता हूँ। ठीक है जी जी। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो 1 फरवरी को जो बजट आया है उसमें मैं थोड़ी सी रिबेट इसलिए चाहता हूँ। मैं मेरी पेंशन लगभग 5 लाख रुपया है मैडम एनुअल, और मेरी FD की इंटरेस्ट भी लगभग 5 लाख रुपया हो जाती है। ठीक है, ठीक है मैडम, और मैं 1.5 लाख रुपया ATC के अंदर इन्वेस्ट भी कर देता हूँ। अच्छा, और मेरा एक हाउस लोन है, उसकी भी मैं रिबेट ले लेता हूँ, वो भी लगभग 1 लाख रुपया मेरे को मिल जाती है। उसके बावजूद में अभी मैं लास्ट जो इनकम टैक्स भरा है तो मेरे 55,000 रुपये भरा है, और इस साल भी लगभग इतना, इस साल थोड़ा सा कम भरूंगा क्योंकि नई स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आ गया 40,000 का,
और इंटरेस्ट पर भी छूट है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इससे कैसे निकालूं, अपनी इंटरेस्ट को मैं कम करना चाहता हूँ एफडी की। तो मेरा मेन क्वेश्चन ये है मैडम कि मेरे पास जो रिटायरमेंट का फंड है 50-60 लाख रुपया, उसमें से 20-25 लाख रुपया मैं अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर सकता हूं ताकि वो इंटरेस्ट अर्न कर ले, ताकि मैं इंटरेस्ट इनकम मेरी कम हो जाए। देखिए जिन साहब, ऐसा है कि आप जो सोच रहे हैं पैसा ट्रांसफर करने का, या तो आप गिफ्ट उसको दे सकते हैं, आपकी वाइफ को गिफ्ट दे सकते हैं, गिफ्ट ट्रीट किया जा सकता है, या लोन ट्रीट किया जा सकता है। अगर आप गिफ्ट ट्रीट करते हैं तो गिफ्ट देते समय कोई भी टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है आप दोनों के लिए, परंतु उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आएगा या जो भी इनकम आएगी वो आपकी इनकम में ऐड होगी, तो आपका जो पर्पज है वो सर्व नहीं होगा। दूसरा जो ऑप्शन है आपका लोन देने का, आप इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकते हैं बशर्ते आप कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं भर रहे हैं। इनकम टैक्स एक्ट में ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे तो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, परंतु अगर आपका केस अगर डिटेल स्क्रूटिनी में सेलेक्ट हो गया और असेसिंग ऑफिसर हो सकता है दूसरा व्यू ले, जो रिव्यू मैं बता रहा हूँ उससे कॉन्ट्ररी व्यू ले, तो आपका ये मामला थोड़ा लिटिगेट हो सकता है, परंतु आप लेजिटिमेटली कुछ पैसा आपकी वाइफ को एज ए लोन ट्रांसफर कर सकते हैं इंटरेस्ट फ्री, अगर आप उन्हें कहीं बोरो नहीं किया। और आप जैसे बता रहे हैं कि आपका तो ये रिटायरमेंट का पैसा है, तो आप इस तरह से लेजिटिमेटली आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो कम कर सकते हैं। परंतु इनकम टैक्स ऑफिसर चाहे तो एक सेक्शन 60 है जिसमें प्रोविजन है कि अगर आप कोई भी असेट की इनकम ट्रांसफर करते हो और वो असेट ट्रांसफर नहीं करते हो किसी को, तो उस पर जो इनकम होती है वो जो ऑनर है, जो ओनरशिप रिटेन करता है, उसके हाथ में गिनी जाएगी। तो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, तो आप सोच समझ के डिसीजन ले लीजिए। बलवंत जी, मियाँ और बीवी ये दोनों, जो कहा जाता है कि एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो जब दोनों अगर कमाई करते हैं तो क्या दोनों टैक्स का बोझ भी शेयर कर सकते हैं? हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल करके कैसे बचाएं अपना टैक्स? देखिए प्रियंका, ऐसा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों अगर काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो बहुत सारे रास्ते हैं जिससे वो टैक्स बचा सकते हैं। सबसे पहला रास्ता तो है कि जो ATC में जो 2 बच्चों की जो ट्यूशन फीस है वो क्लेम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा बच्चों की नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 2 का एक में क्लेम कर दें, बाकी का दूसरे स्पाउस में कर लें। अगर आपकी फीस एक ही बच्चे की या 2 ही बच्चे, उनकी फीस अगर 1.5 लाख से ज़्यादा है तो वो फीस आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 में क्लेम कर सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है LTA का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं, मतलब LTA का बेनिफिट 4 साल के ब्लॉक में 2 बार क्लेम किया जा सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो वो हर साल हॉलीडे पे जा सकते हैं, 2 इधर क्लेम हो सकता है, 2 उधर क्लेम हो सकता है। तीसरा बेनिफिट है सेक्शन 80D का मेडी क्लेम का। अभी जो लिमिट है मेडी क्लेम की वो 25,000 रुपया है, जो 25,000 रुपये तक क्लेम मिलता है। उसमें से 5,000 रुपया तो आपको अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का है, तो 20,000 ही बचता है। और 20,000 में पूरी फैमिली कवर नहीं होती, मतलब कम से कम आपके पास में 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हैं कि कुछ मेंबर का इस आपकी एक स्पाउस में ले ले, कुछ का दूसरे स्पाउस में ले ले। और एक बेनिफिट है, जो आप हाउस प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस पर जो रीपेमेंट का 1.5 लाख का बेनिफिट है, और इंटरेस्ट का अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 2 लाख है। अगर आप प्रॉपर्टी जॉइंट में खरीदते हैं और जॉइंट होम लोन सर्विस करते हैं तो दोनों में आप 1.5 लाख और 2 लाख रुपया क्लेम कर सकते हैं। दूसरा एक और अभी जैसे बजट में प्रोविजन आया है कि आप पहले तो एक ही सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रख सकते थे, अभी आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अलाउड है, परंतु इंटरेस्ट का क्लेम है वो दोनों में मिला के 2 लाख होगा। तो अगर आपके पास 1 से ज़्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो दोनों में अलग अलग रख सकते हैं और दोनों में आप 2-2 लाख रुपया क्लेम कर सकते हैं। और एक और बेनिफिट, इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है लिस्टेड शेयर्स वगैरह का, उसमें 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन है और उसके ऊपर 10% है। तो अगर आप दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी स्कीम्स में या लिस्टेड शेयर्स में, तो दोनों 1-1 लाख रुपए का जो इनिशियल एग्जम्पशन है वो क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से टैक्स बचाया जा सकता है। और अब दूर करते अपने दर्शकों के परेशानी को, मध्य प्रदेश से मेरे साथ वरुण भार्गव जुड़ रहे हैं। वरुण जी नमस्ते, ग्वालियर से आप जुड़े हैं हमारे साथ, और पूछिए कैसे मदद करें हम आपकी, पूछे अपना सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स मैम फॉर कंडक्टिंग दिस गुड नॉलेजेबल प्रोग्राम। थैंक यू। मैम एक्चुअली मेरे बाबा ने 1969 में एग्रीकल्चर लैंड ली थी 1000 रुपीज में, बट उनकी डेथ के बाद मेरे फादर ने उसको 20 लाख में 2018 में सेल कर दिया।
एंड फादर इज सीनियर सिटीजन, तो इस लैंड पे कुछ टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? एंड दूसरा क्वेश्चन है कि रूरल एंड अर्बन एग्रीकल्चर लैंड में कुछ डिफरेंस है क्या टैक्सेशन में? देखिए वरुण जी, ऐसा है कि ये जो एग्रीकल्चर लैंड जो आपके फादर ने बहुत पहले खरीदी थी और अभी शायद 2018 में बेची है, तो टैक्सेबल है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है। जैसे आप पूछ रहे हैं अर्बन और रूरल लैंड का, तो अगर म्यूनसिपैलिटी की लिमिट के बाहर है और वो अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है, तो अगर उसके बाहर है तो कैपिटल गेन पर्पज के लिए वो कैपिटल असेट ही नहीं मानी जाती है, तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। परंतु अगर वो म्यूनसिपैलिटी की लिमिट के अंदर आती है और अगर टैक्सेबल मानी जाती है, तो आपको 2001 को उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उसको एज ए कॉस्ट ट्रीट करने का राइट है, ऑप्शन है। इसके लिए आप वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं और इसके बाद इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके आप देख लीजिए कि आपका कितना टैक्स लायबिलिटी आता है। तो उस हिसाब से आप अगर चाहें तो वो जो सेल प्रोसीड्स है वो दूसरी रेसिडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर 6 महीने के भीतर आप 50 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन बॉन्ड्स ले सकते हैं और टैक्स बचा सकते हैं। अगला सवाल अनूप जी का है। इन्होंने जिस प्रॉपर्टी पर लोन लिया हुआ है वो किराए पर चढ़ा के रखा है। पूछ रहे हैं कि क्या इसकी जानकारी उन्हें एम्प्लॉयर को देना कंपलसरी है? देखिए प्रियंका, ऐसा अनूप जी का जो सवाल है, अभी रूल है पिछले साल से कि अगर आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की जो लॉस है वो आप 2 लाख से ज़्यादा दूसरी इनकम के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटता है तो उसको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कितनी हो रही है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट है और उसकी एनुअल वैल्यू नील होती है। अगर आपने लेट आउट करके रखी है तो एम्प्लॉयर को डिटेल अगर आप नहीं देंगे रेंट की, तो एम्प्लॉयर को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपको कितना क्लेम अलाउ करना है। अगर आप डिटेल नहीं देते हैं एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर सिर्फ 2 लाख रुपए तक का ही इंटरेस्ट आपको अलाउ करेगा, जबकि उसमें आपका रेंट, अगर आप आईटीआर भरेंगे तब आपको रेंटल वगैरह भी बताना पड़ेगा, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यह आपके हित में ही है कि आप एम्प्लॉयर को रेंटल का डिटेल दे दें, जिससे आपकी जो इंटरेस्ट की एलिजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और आपका अप्रोप्रिएटली टैक्स कट जाएगा। और अब सूरत से कौशिक मोदी जी की हम परेशानी दूर करेंगे और कौशिक जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते कौशिक जी, स्वागत है आपका टैक्स गुरु में। क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते जैन साहब। हेलो, हाँ, मुझे ईपीएस 95 की तहत हर महीने 2025 के हिसाब से रुपया 24,300 ईपीएफ की तरफ से पेंशन मिल रहा है। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए आप। हाँ, ईपीए के बाइक पर लॉस बोलता है कि ये पेंशन सैलरी राशि में गिना जाएगा, तो क्या उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरे को मिलेगा? ये आप एकदम सही सोच रहे हैं। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो हर जो इनकम जो सैलरी हेड में टैक्सेबल बनती है उसमें आपकी जो जिस एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहे हैं वो आ जाएगी। अगर आप रिटायर हो गए हैं और एम्प्लॉयर से पेंशन आती है तो आ जाएगी। अगर आपको ये जो प्रोविडेंट फंड ऑफिस से जो पेंशन आती है वो भी आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपके एम्प्लॉयर ने सुपर एन्यूएशन पॉलिसी खरीदी है आपको इंश्योरेंस कंपनी से जब आप काम करते थे, तो उस पर जो पेंशन आती है वो भी आ जाएगी। मतलब जो भी पेंशन या सैलरी आपका एम्प्लॉयमेंट के कारण मिलती है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। परंतु अगर आपने अपने सोर्सेज से कोई अगर एन्यूटी खरीदी है इंश्योरेंस कंपनी से, भले हालांकि उसको भी पेंशन बोलते हैं, पर उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। इसी के साथ बलवंत जी, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला टैक्स गुरु के लिए। टैक्स गुरु में हम लेंगे इजाजत, लेकिन हम देते हैं आपको अपना ईमेल एड्रेस, तो tax@moneycontrol.com पर आप भेजिए अपने सवाल। टैक्स से जुड़ी जो भी आपको टेंशन हो रही है वो हमें लिख भेजिए, क्योंकि हमारे टैक्स एक्सपर्ट्स करेंगे आपकी मदद। तो अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।